नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी लोगों ने यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म जरूर फिल कर दिया होगा और अगर नहीं फिल किया है तो आप लोग फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। और जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है वो लोग ओटीआर कर लीजिएगा, क्योंकि ओटीआर करने के 3 दिन बाद आपका जो है फॉर्म फिल होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। इस पर एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे रिवीजन फटाफट कि हमने लास्ट डे क्या पढ़ा था, यानी कि हम लोगों ने सैटरडे में क्या पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस जो है 19 फरवरी को मनाया है, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस होता है वो 20 फरवरी गुरुवार को जो है होता है, और यानी कि 20 फरवरी 1987 को जो है दोनों राज्यों का गठन हुआ था। किसका किसका? मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन हो रहा है 21 से लेकर के जो है आपका 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। बाकी नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है ने जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग अपना बोलते हैं, इसके साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और कुआलालंपुर में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने जो है 13वीं रक्षा सहयोग समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीदने का भी अनुबंध जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीईएल के साथ में किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कल हम लोगों ने सब पढ़ा था, मतलब सैटरडे को। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20 फरवरी को जो है अपना बजट पास किया। बजट कुल कितना है? इतना है। इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट ऊपर चला गया, इसलिए चर्चाओं में है। देश में हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज, कैंसर जैसी गंभीर गैर संक्रामक बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से 31 मार्च तक एक विशेष जांच अभियान भी शुरू किया हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। आप जानते हो कि मराठी को अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? आपने बताया था सभी ने 70 सीटें हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब आज का हमारा पहला टॉपिक है 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। ये अभी हाल ही में संपन्न हुई है, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री आप कौन से हैं? आपके अमित शाह जी हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में, कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक की सह अध्यक्षता की है, मतलब अध्यक्षता की है। और अगर हम बात करते हैं इसका मेन मोटो क्या है, तो राज्यों के बीच विवादों का समाधान निकालना और सहकारी संघवाद को मजबूत करना। सहकारी संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द आपके एग्जाम के लिए है, और ध्यान दीजिएगा सहकारी संघवाद पर जो है प्रश्न आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बताओ सहकारी संघवाद क्या होता है। इसको हम लोग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं, सहकारी संघवाद। ये आपके पेपर जो आपका सेकंड है उसमें जीएस में मेंस में आपके पूछा जाता है। और सहकारी संघवाद यानी कि सहकारी संघवाद ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारें जो है मिल करके काम करें, यानी कि दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डिस्प्यूट ना होने पाए। केंद्र और राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मिलकर काम करें। तो सहकारी संघवाद का मतलब यही होता है कि कोई भी किसी के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे और दोनों यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देश की उन्नति में, राज्य की उन्नति में काम करें। तो इसी के लिए दरअसल ये अपना जो है ये क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। और ये प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को मैं टास्क देता हूं आज कि आप लोग सहकारी संघवाद को, ठीक है, टास्क आज आपका 1 है, टास्क 1 है, होमवर्क है आपका कि आप लोग जो है सहकारी संघवाद पर लिखिएगा। अगर इस पर कोई वीडियो पर हमारा नया है तो आपको मैं बता दूं कि आपको 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी आपको बनानी है जो मैं टास्क डेली देता हूं उस पर, और एक कॉपी आपको बनानी है जो मैं वीडियो के अंत में प्रश्न देता हूं आपको व्याख्या के लिए, मतलब कि लिखने के लिए, ठीक है। 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो पहली कॉपी में जो कि आपके टास्क वाली है उसमें आप लोग सहकारी संघवाद पर नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, ये यहां पर लिखा गया है, ठीक है। और इनमें महिलाओं बच्चों के लिए अपराध के मामलों की जांच करना, ये सब, ये कुछ पॉइंट यहां पर है कि इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की
कि तेज जांच, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, ठीक है, हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा, बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए, और मतलब कई सारे जो विषय हैं इनमें जो है इन मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है ताकि इस पर जो है काम बेहतर ढंग से हो सके। और अगर हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यानी कि वेस्टर्न जोनल काउंसिल में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव शामिल हैं। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये बताओ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कुल कितने स्टेट जो है शामिल हैं, इनका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा, बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद का सचिवालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 26वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की बात करेंगे तो इसका आयोजन अगस्त 2023 में गुजरात में हुआ था, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बाकी ये क्या है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, तो ये जो है क्या है 1957 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यह पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि भैया इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, इन क्षेत्रीय परिषदों के तो गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। और इन परिषदों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और 2 नामित मंत्री भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर दी गई हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है, इस संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। नंबर 1, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 26वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक अगस्त 2023 में राजस्थान में हुई थी, नहीं, राजस्थान में नहीं हुई थी, गुजरात में हुई थी, तो ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है। इस हिसाब से केवल 2 क्या है आपका रॉन्ग है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, भारत के फलों को पहली बार पश्चिम के अधिक फायदा देने वाले बाजार मिले हैं, यह भी आप जानते होंगे, इस पर व्यापक स्तर पर जो है काम हो रहा है। और फलों का निर्यात और सब्जियों का भी निर्यात बहुत तेजी के साथ जो है हो रहा है। देश ने 2023 में अमेरिकी बाजार में हवाई मार्ग से ताजा अनार की पहली परीक्षण खेप जो है निर्यात की थी, आप जानते होंगे। और जो है भारतीय अनार पश्चिमी ग्राहकों के बीच में सफल साबित हुआ। जो पश्चिमी अनार है, जो एक अनार है हमारा, वो पश्चिम के देशों में बहुत ज्यादा निर्यात हो रहा है और वहां पर खूब बिक रहा है अपने आप में, तो इस पर भी। और जिन फलों को जीआई टैग दिया गया है उनका भी निर्यात काफी मात्रा में जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भगवा अनार में पर्याप्त निर्यात क्षमता है और इसका लगभग 50% निर्यात राज्य के सोलापुर जिले से होता है। राज्य का जो महाराष्ट्र का सोलापुर जिला है, यहां से लगभग 50% तक का हिस्सा जो है, जो कि भगवा अनार के रूप में होता है, ये क्या होता है, निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। जीआई टैगिंग ने जो है विदेशी मार्केट में अपनी जगह बनाई है, क्योंकि जीआई टैग से एक स्टैंडर्ड उसका हो जाता है, कहीं ना कहीं जो भौगोलिक संकेतक होता है, जब उसको मिल जाता है किसी भी चीज को, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है अपने आप में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर दिया गया है और कुछ डेटा यहां पर और दिया गया, आप लोग इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन विकल्प सही हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र के भगवा अनार का लगभग 50% निर्यात जो है राज्य के सोलापुर जिले से होता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने आपको बताया। दूसरा, जीआई टैगिंग ने भारतीय फलों को विदेशी बाजार में अपनी जगह बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है, बिल्कुल सही बात है। जीआई टैग लग जाने पर उस वस्तु की या उस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ने से उसका निर्यात जो है क्या होता है, तेजी के साथ होता है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं, इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन अभी हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। सोल जो ये अपने आप में कॉन्क्लेव है, इसमें क्या होता है कि हम राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वंशवाद की राजनीति है कहीं ना कहीं ये अपने आप में खराब होती है। तो सरकार ने गुजरात में ये सोल जो है बनेगा और वहां पर ऐसे प्रतिभाओं को चिन्हित किया जाएगा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जिनमें प्रतिभा है, क्षमता है राजनीति को बदलने की, देश को आगे ले जाने के लिए, ऐसे युवाओं को वहां पर प्रशिक्षित किया जाएगा, उनके बारे में चीजों को बताई जाएंगी चीजें और वो लोग आगे बढ़ेंगे अपने आप में। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है और जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात सरकार के, गुजरात के, उन्होंने अभी इस बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया था हवन पूजन के साथ में, ठीक है। तो ये आपके सामने है, पहला संस्करण इसका आयोजित हो रहा है और इस जो है पूरे जो है
आयोजन में भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं सेरिंग तोब्गे, ये मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल हो रहे हैं। ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है। आयोजन इसका 21 से लेकर के 22 फरवरी के मध्य में किया गया है और इस कार्यक्रम में राजनीति हो गया, खेल, कला, मीडिया, अध्यात्म, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोग जो है इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? युवा नेतृत्व को प्रेरित करना और नए विचारों का आदान प्रदान करना है, जिसमें नेतृत्व कौशल को और अधिक जो है विकसित किया सके भाई। क्योंकि कहा जाता है कि युवाओं के कंधे पर देश है, तो युवाओं के कंधे पर देश है, तो इंस्टाग्राम देखने से देश पर नहीं होगा, उनके कंधों पर, ठीक है। देश जब आगे बढ़ेगा युवाओं से, जब युवाओं के अंदर वह ऊर्जा, वह क्षमता और वह प्रतिभा होगी जिसके बदौलत वह इस देश समाज को जो है आगे ले जाने की क्षमता रखते होंगे। उन क्षमताओं का आकलन करना है सरकार को और उन पर काम करना है, जिससे देश के युवा जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं वो सही दिशा प्राप्त करें और देश और समाज के काम आ सकें, ठीक है। तो इस कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य ये पहला संस्करण हो रहा है और पहले संस्करण में भूटान के प्रधानमंत्री जो है कौन है? सेरिंग तोब्गे जी, वो जो है मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सोल SOUL एक उभरता हुआ लीडरशिप संस्थान, इसे गुजरात में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें आपके यहां पर दे रखी हैं और 14 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधी नगर में सोल के आधुनिक जो है परिसर का भूमि पूजन का उद्घाटन किया था, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि हाल ही में किसके द्वारा 21 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? अभी हमने आपको बताया नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये अपने आप में यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे अपने आप में बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। और सोशल जस्टिस आपका जो है एक पोर्शन है आपके, अगर आप पेपर सेकंड में आप जाएंगे सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा के, तो वहां पर सोशल जस्टिस एक पोर्शन आपको दिया गया है, यानी कि समाज में न्याय हो सबके साथ, गरीबी, भुखमरी, ठीक है, शिक्षा, ये सब जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब दूर हो और सभी लोगों को न्याय मिले, सामाजिक वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो और सभी को जस्टिस मिल सके। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ताकि ग्लोबली जो है सभी को जस्टिस मिल सके, कोई भूखा, कोई जो है गरीब, कोई भी अशिक्षा, कोई भी स्वास्थ्य से जो है पीड़ित ना हो। अपने आप में सभी लोग जो है क्या रहे, इन सभी चीजों से क्या रहे, जो है इन सभी चीजों को प्राप्त कर सके और समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके या फिर, ठीक है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को जो है यह मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ष 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक दिवस, न्याय दिवस, समाज के भीतर और उनके बीच एकजुटता, सद्भाव और अवसर की समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने की कार्रवाई के लिए एक वैश्विक क्या है, आह्वान के रूप में कार्य करता है। बड़ी अच्छी बात है, इसको आप लोग अपने सोशल जस्टिस वाले पोर्शन में लिखिएगा, बड़ा अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें लिखा गया है कि किस प्रकार से हम लोग सामाजिक स्तर पर जो है सामाजिक न्याय की संकल्पना को जो है पारित कर सकते हैं, ताकि ग्लोबली जो है किसी के साथ कोई जो है भेदभाव ना होने पाए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 नवंबर 2007 को 62वें सत्र के दौरान स्थापित विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 में 63वें सत्र के बाद से हर साल 20 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत इस समझ से हुई कि राष्ट्र में और उनके बीच शांति और सुरक्षा प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय जो है क्या हो, अपरिहार्य हो। तो ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं और कई सारे पॉइंट्स यहां पर दिखे गए अच्छे से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि की प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यहां पर लिखा गया है कि प्रमोटिंग जो है फॉरनेस, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर जो है आपका जो भी अलग अलग लोग होते हैं उनके लिए है, अप्लाइंग ह्यूमन राइट्स इन ऑल स्पेसेस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द वर्क प्लेस। तो ये सारी चीजें पॉइंट यहां पर लिखी हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट, इसको आप लोग को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और सामाजिक न्याय की संकल्पना भारत के संविधान में भी है, चाहे वो भारत की प्रस्तावना हो, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो या फिर कोई अन्य हो। आर्टिकल 23-24 भी इसी को प्रतिबंधित करता है कि किस प्रकार से सभी को न्याय मिल सके। जैसे कि अगर हम बात प्रस्तावना की करते हैं तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि इसके सभी को सभी प्रकार का न्याय मिल सके। तो यह भी है। व्यक्तिगत गरिमा की बात करता है प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता की बात करता है, भेदभाव मुक्त समाज की, न्यायपूर्ण समाज की मांग करता है कौन, प्रस्तावना में सारी बातें लिखी गई हैं।
तो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, वो सामाजिक न्याय की संकल्पना पर ही क्या है, आधारित है। अगर हम बात फंडामेंटल राइट्स की करते हैं, मौलिक अधिकार की करते हैं भाग चढ़ के, तो उसमें अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है, जिससे ऐसी प्रथाएं कानून द्वारा दंडनीय हो भाई, तो भैया मानव तस्करी नहीं करना है। तो ये आर्टिकल 23 आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको आप लोग रेडी भी कर लीजिएगा। और सामाजिक न्याय की संकल्पना के अंतर्गत अनुच्छेद 24 भी है कि जो भी खतरनाक जो व्यवसाय हैं उनमें जो है बच्चे लोग ना रहें, ये भी है। आप डीपीएसपी में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भी अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हालांकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन शासन के लिए आवश्यक है। फिर अनुच्छेद 38 भी आपको सामाजिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 भी है आपका, अनुच्छेद 39A भी है। ये सारी बातें आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इस पर प्रश्न भी खूब बनते हैं और ये सामाजिक न्याय की संकल्पना पर आधारित है, यानी कि ये हमारे संविधान में मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 39A क्या कहता है कि वंचितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी देना, यानी कि ये आर्टिकल 39 जो ए है ये प्रोविजन करता है कि जो भी वंचित लोग हैं उनको मुफ्त कानूनी सलाह जो है दी जानी चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय की संकल्पना पर ही क्या है, आधारित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 46 है और केंद्रीय बजट जो आपका 2025-26 है, इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जिसमें कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 13,611 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 से 6% अधिक है। यानी कि सामाजिक कल्याण हो सके इसके लिए बजट में जो है इस बार 13,611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये सारी बातें आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा कि सामाजिक न्याय के लिए भारत सरकार क्या कुछ काम कर रही है और संविधान में हमारे क्या कुछ प्रोविजन है सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए। बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका सामाजिक धन का जो पेपर सेकंड है, जहां पर सोशल जस्टिस है, वहां पर चीजें लिखी गई हैं। और पेपर फर्स्ट में जो आपका इंडियन सोसाइटी है, वहां पर भी आप इन सारे बिंदु को लिख सकते हैं। बड़ा अच्छे पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। सारे पॉइंट भैया आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे, अब बताओ आप लोग सामने कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सामाजिक न्याय दिवस जो है आपके सामने 22 फरवरी लिखा है, ये 20 को होता है, 22 को नहीं होता है। यहीं पर आप लोग देखिए, ये देखिए आपका क्या है, ये जो है सामाजिक न्याय दिवस कब है आपका, जो है 20 फरवरी को होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। तो बस आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, यही नहीं सही है, बाकी 3 के हैं आपके सही हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये 3 सही है, ये गलत है। तो क्या पूछा, गलत कौन सा गलत नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, सही नहीं है, तो यही नहीं सही है, बस हो गया। आगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन, ये भी अभी चर्चाओं में है। और तो हाल ही में भारत को सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो नौवहन सहायता संगठन है, इसका उपाध्यक्ष जो है चुना गया है। तो इसीलिए चर्चाओं में है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसकी स्थापना गैर सरकारी संगठन के रूप में 1957 में होती है, यह भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, सदस्यों से वैश्विक स्तर पर समुद्री नेविगेशन सहायता के मानकीकरण में सहयोग करने का आह्वान करता है। हवन नहीं, आह्वान होगा, ठीक है, आह्वान करता है, आह्वान, ताकि जहाज की आवाज सुरक्षित, प्रभावी और पर्यावरणीय अनुकूल बनाया जा सके, ठीक है। ये एक पॉइंट कुछ गलत लिखा है, हटा दीजिएगा आप। आवाजाही होगी, है आवाज नहीं, आवाजाही होगी, जहाज की आवाजाही होगी यहां पर, ठीक है। आवाजाही कर लीजिएगा, आवाजाही, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ पॉइंट यहां पर और भी दिए गए हैं, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है आपके सामने कि भारत दिसंबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन परिषद की बैठक और सितंबर 2027 में मुंबई में IAALA सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी करेगा। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे, अब आप लोग बताओ कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो हाल ही में भारत को सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा, इसकी स्थापना एक गैर सरकारी संगठन के रूप में 1947 में की गई थी। नहीं भाई साहब, 1957 है, 1947 नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इस हिसाब से केवल 2 क्या आपका गलत है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सही नहीं है, ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है, क्योंकि सही नहीं है ये स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। चलिए, आदि महोत्सव, यह भी चर्चाओं में रहा है भाई साहब।
ठीक है। तो जनजातीय समुदायों के लिए व्यापार से उपभोक्ता यानी कि V2C, यानी कि व्यापार से कंज्यूमर C, ठीक है, V2C। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा आपका व्यापार से व्यापार यानी कि V2V। और दृष्टिकोण को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, जिसको हम लोग ट्राइफेड बोलते हैं, ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए मीसो, भारतीय पाक कला संघों के महासंघ और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसीलिए क्या है, ये चर्चाओं में है। और 16 से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे प्रमुख कार्यक्रम आदि महोत्सव के दौरान 18 फरवरी को इस समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया गया, यानी कि जो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ये कब किया गया है, इसी में जो ये समय आपका चल रहा है 16 से लेकर के 24 फरवरी 2025 के मध्य में, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये और भी पॉइंट यहां पर लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ट्राइफेड के बारे में यहां पर लिखा गया कि ट्राइफेड क्या होता है, इसको आप लोग पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है पब्लिकली, उसमें जो है आपको पोस्ट कर दिया थी, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मीशो के बारे में लिखा है, मीशो के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल्स में। IFCA के बारे में लिखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, क्या क्या चीजें हैं ये। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि आदि महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, 16 से 24 फरवरी या 10 से 12 फरवरी या 28 से 30 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मेरे अनुसार हो जाएगा ये कब 16 से 24, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये अभी हाल ही में हो रहा है, यानी कि भैया एमपी में आप लोग क्या करिए, एमपी में जो है अपना पैसा आप लोग लगाइए, इन्वेस्ट करिए और अपना रोजगार जो है आगे शुरू करिए। तो ये भी चर्चाओं में रहा है, यानी कि इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको GIS बोलते हैं, 2025 24 से लेकर के 24 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य में जो है ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें 60 देशों के जो उद्योगपति होते हैं, जो इंडस्ट्रियल होते हैं, चलाने वाले जो लोग होते हैं, इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग, वो शामिल इसमें होते हैं। और 6 उच्चायुक्त भी शामिल होंगे इसमें। और विश्व बैंक का भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भागीदारी इसमें रही है, जिसका नेतृत्व जो है निदेशक ऑक्सटे टानो को आमे ने किया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग पढ़िएगा। और इसमें बहुत सारे लोग भाग लेंगे, इसमें ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। ये संगठन जो है मध्य प्रदेश के वैश्विक आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। और इसके अलावा जिम्बाब्वे के उद्योग एवं वाणिज्य उप मंत्री कौन, राज मोदी भी इसमें शामिल होंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना कि भैया जो अभी समिट हो रहा है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है एमपी में, उसमें कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा कि इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 24 से 25 फरवरी के मध्य में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस समिट में जो है जिम्बाब्वे के उद्योगों वाणिज्य उद्योग में जो मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे पॉइंट भैया अच्छे से पढ़ लो इसको। ठीक है, आजकल पीछे ऐसे ही प्रश्न पूछता है और आप लोग हक्का बक्का बन के बैठ जाओगे वहां पर। अगर ना चुप्पे पकड़ बैठो ना, खाली फैक्चुअल डेटा पढ़ोगे तो बस फिर मटियामेट हो जाना पक्का है। इसलिए डिटेल्स में चीजों को पढ़िएगा आप लोग। चलिए, पोलियो वायरस, इसको लेकर के भी गाजापट्टी में अभियान चला रहा है कौन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर संक्रमण जो है पोलियो का हो गया है। और आप जानते होंगे पोलियो भारत से मुक्त हो गया है, पोलियो मुक्त हो गया भारत, लेकिन कुछ देश अभी भी हैं जो पोलियो से घिरे हुए हैं। तो गाजापट्टी में इसका जो है इन्फेक्शन देखा गया है। यह अभियान जो है चलेगा पोलियो के खिलाफ, वहां पर 22 से 26 फरवरी के मध्य में चलेगा। और जिसमें 10 साल से कम उम्र के 5.9 लाख बच्चों को नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 जो है लगाई जाएगी, इनको दी जाएगी, मतलब सॉरी दी जाएगी। ठीक है, वैक्सीन। और ये सारी बातें हैं यहाँ पर दी गई हैं। और इसके अलावा जो है और भी जगह पर जहां पर उनको दिखेगा तो वहां पर भी जो है ये काम किया जाएगा। यानी कि WHO और यूनिसेफ ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 में एक और पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में होगा और इसमें WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी और अन्य साझेदार संगठन भी इसमें भाग लेंगे। तो ये पोलियो के खिलाफ जो है अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है कि भैया पोलियो से मुक्ति जो है सबको दिलानी है। ठीक है, चलो बताओ। हाल ही में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ
ने एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरुआत कहां पर की है? तो ये की है भैया गजापट्टी में। WHO के बारे में आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर होने की भी घोषणा कर दी है। और यूनिसेफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, खासकर बच्चों के लिए जो है यूनिसेफ बड़े स्तर पर काम करता है। यूनिसेफ के कई सारे प्रोग्राम जो है आपके जो है भारत देश में भी चलते हैं। WHO की बहुत सारे कार्यक्रम भी जो है यहां पर चलते हैं। WHO ने जो है यहां पर पोलियो एकदम पूरी तरीके से खत्म कर दिया, खूब पैसा भेजता था जो है WHO कहां पर? भारत में, इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 9 है कि भारत जापान के बीच व्यापार। तो अभी जापान और भारत के बारे में आप व्यापार जानते होंगे। मेट्रो रेल परियोजना पर, हाई स्पीड ट्रेन पर कार्यक्रम चल रहा है, और जो है एक बड़ा रणनीतिक साझेदार है, व्यापारिक साझेदार है हमारा जापान के साथ में। ठीक है, तो जापान भारत का एक मुख्य साझेदार है, और जापान की ओर से 2000 से लेकर 2024 के बीच में 43 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जो है किया गया है। बड़ा निवेश है अपने आप में, जो कि भारत का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक जो है ये बनाता है अपने आप में। ठीक है, और 2011 में हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने दोनों द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 2011 में एक समझौता हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके तहत जो है ट्रेड जो है भारत जापान का बड़े स्तर पर जो है बढ़ा हुआ है। और कुछ डेटा लिखे हैं कि भाई कितनी कितनी चीजें यहां पर हो रहे हैं। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, और दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु और चेन्नई के मेट्रो सिस्टम में भी जापान जो है पार्टनर है। ठीक है, और सरकार का उद्देश्य है कि जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% जो है करना है, ये सरकार का उद्देश्य है। और इस लक्ष्य को हासिल करने में जापान जो है एक अहम साझेदार के रूप में जो है कार्य कर रहा है कि ताकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी का 25% हो जाए। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे वही प्रश्न सेम पूछ लिया है कि बताओ सरकार का उद्देश्य जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितना प्रतिशत करना है? ये करना है आपको कितना? 25%, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज 9 ही प्रश्न थे, कोई बात नहीं। और अब आप लोग बताओ, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, और ये राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह भी कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है, बाकी मुख्य परीक्षा का आपके सामने प्रश्न है कि बताओ सहकारी संघवाद यानी कि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म क्या है, सहकारी संघवाद को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और इसको विस्तार पूर्वक आपको क्या करना है? समझाना है कि भाई सहकारी संघवाद आपको बताना है, फिर सहकारी संघवाद को मजबूत कैसे किया जा सकता है ये बताना है, और इन दोनों को डिटेलिंग आपको अच्छे तरीके से इसमें लिखनी होगी। ठीक है, बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां पर मुख्य परीक्षा के लिए 24 के लिए और 25 के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जो कि आपको अक्टूबर तक चलेगी, आपकी एग्जाम के पहले तक। ठीक है, इसमें डेली आपको 25 क्वेश्चन, अगले दिन 50 क्वेश्चन, फिर 25, फिर 50, और जुलाई से लगातार 50 क्वेश्चन जो है 2-2 टॉपिक के मिलेंगे। अंत में 10 टॉपिक फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको जो है पीसीएस के, और 5 जो है टेस्ट मिलेंगे आपको सीसैट के। तो ये प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है, और चाहें तो आप लोग पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीसीएस प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली क्विज, आपको प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, बहुत कुछ मिलेगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स, लेक्चर्स सारे के सारे उसको। तो ये सारी बातें भी आप लोग जो है ध्यान सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि बनाना है पीसीएस को, तो आप लोग डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल। पीसीएस के लिए फॉर्म कैसे फिल करें, क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी
चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।